पहले परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती थी। एक फैमिली में काफ़ी मेंबर्स होते थे, पर जो दिलों के बीच में दूरियां थी वो नहीं होती थी। और आजकल फैमिली मेंबर्स कम हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। एक फैमिली में 2 या 3 लोग होते हैं, पर उनके बीच में जो दूरियां वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे किसी भी रिलेशनशिप की हम बात करें, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशनशिप हो, या फिर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बात करें, हमारे बॉस से हमारा रिलेशनशिप, हमारे जूनियर से हमारा रिलेशनशिप, हमारे कलीग से हमारा रिलेशनशिप, या एक सोशल रिलेशनशिप, सभी तरह के रिश्तों के अंदर काफ़ी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बहुत बड़ा कारण है कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती जा रही है, और कोई एक ऐसा गैप है जो इन रिश्तों के अंदर दूरी लेकर आ रहा है। कोई एक ऐसा कारण है, वो क्या कारण है, उसी कारण को आज हम समझते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर स्वामीनाथन भाई हैं, जिनसे हम पहले भी काफ़ी विषयों पर बात कर चुके हैं। आज वो फिर हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ अवेलेबल हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप, रिश्तों की जो आजकल समस्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी जो वो गैप है हमारे दिलों के बीच में, वो क्यों बढ़ता जा रहा है? वो चाहे कोई भी एक रिलेशनशिप हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स करने के बाद भी वो रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है। इसका अगर कारण पूछें तो वो क्या है? राइट, रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरत है, और जैसे आपने बताया सारे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है फैमिली है। जी जी। तो मैं हमेशा बच्चों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली, FAMILY। जी एंड द फुल फॉर्म ऑफ फैमिली इज फादर एंड मदर, आई लव यू। तो किसी भी रिलेशनशिप में द एलिमेंट लाइक इमोशन ऑफ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ समय में, आज हमने लव को समझा ही नहीं। जी लव इज इट्स एक्चुअली शुड बी एक्सेप्टेंस रादर देन एक्सपेक्टेशंस। जी जी। और सच्ची बात बताएंगे, लव जो है ना, अगर हम कहते हैं किसी से, कहते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या आई लव यू, इट इज़ एक्चुअली ए वेरी वेरी इंट्रिंसिक इमोशन। वैसे अगर आप देखा जाए, चाहे हम एक ही परिवार में जन्म क्यों लेते हैं, हम एक ही ऑफिस में क्यों जाते हैं, इतने जगह जाने के बजाय पर हम भारत में ही क्यों जन्मे। बिल्कुल। तो अगर हम देखा जाए तो जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं एक पूर्व जन्म का एक रिश्ता भी होता है। और नेचुरली जब वो रिश्ता क्लोज होता है तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। सो द एलिमेंट ऑफ लव शुड बी देयर। जी देन तो वो एक्सेप्टेंस, जो व्यक्ति जो है जैसा है, हम उसको स्वीकार कर फिर धीरे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो एक्सपेक्टेशन पड़ रहा हो। तो दिस फैक्टर जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा, जैसे अगर हम आज रहकर हम देखेंगे 15-20 वर्ष पहले हमारा लाइफ कैसा था और आज कैसा है, अगर हम देखेंगे तो 15-20 वर्ष में हमने बहुत प्रोग्रेस की है। हमारा फाइनेंशियल बड़े होंगे, हम 10 साल पहले शायद हम रेंटेड हाउस में रहते होंगे, आज हमारे पास घर होगा। 10 साल पहले हमारे बच्चे छोटे थे, आज वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और ये 10 साल में आपने प्रोग्रेस किया है। जी। ये 10 साल में प्रोग्रेस इसलिए किया है क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की है। ये रियली वर्क हार्ड फॉर इट, ऐसे नहीं आया है। जी लेकिन ये लव को बढ़ाने के लिए जो जो काम हमको करना था वो हमने कभी नहीं किया। और ये लव जो है ना, इट्स बेसिकली एनर्जी। इट इज नथिंग टू डू विद द एक्सटर्नल सिस्टम, इट इज टू डू विद द इंट्रिंसिक फीलिंग कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से एक्सेप्ट करूं और अपने ऊपर काम करूं। जैसे कुछ समय पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने एक सर्वे किया था जी जी। बॉम्बे के कपल्स के बीच में। जी। वो वहाँ पे स्टडी में ये मिला कि मोर देन 60% ऑफ द मैरिड कपल्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज लैंड्स अप इन डिवोर्स। तो हुआ क्या, व्हाट वाज द मिसिंग डायमेंशन? जब वो एक दूसरे से शादी करते थे, वो देखते थे भाई दिखते कैसे हो, राइट, आप क्या काम करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, आपका घर है या नहीं, ये सब हम देखते थे। तो देखा जा रहा है, तो वी आर लुकिंग एट द IQ लेवल ऑफ इट, बट द EQ पार्ट हम देख ही नहीं रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस कैसे हैं, सामने वाले व्यक्ति के फीलिंग्स कैसे हैं, सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, हमने आज तक कभी चेक नहीं किया। अच्छा, दूसरे को चेक नहीं किया, मैंने अपने ऊपर कभी काम नहीं किया।
जब हम अपने ऊपर अपने इमोशंस फीलिंग्स को जब हम काम करते हैं तो नेचुरली माई एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स वुड बी मच मोर, और वो एक बहुत स्मूथ रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ सकता है। सो आप इसमें कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें दूसरे पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप ठीक करेंगे तो बाहरी रिलेशनशिप आई थिंक Correct. बेहतर हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा हमें बाहर की चीज़ों पे हमें लगता है कि हम बहुत कंफर्ट देंगे हमारी फैमिली को या हमारे कोई भी रिलेशनशिप में, सो वो शायद इस रिश्ता और ज़्यादा सुंदर होगा। Exactly. या कोई बाहर से हम गिफ्ट देंगे या कुछ भी इस तरह की चीज़ों से शायद वो रिश्ता और ज़्यादा फ्लरिश होगा। और अक्सर करके लोग ये कहते हैं कि भाई हम रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए हम एक दूसरे के लिए समय दें। जी दिस इज ऑल्सो आजकल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और सभी प्रचलित है कि हम एक दूसरे के लिए समय दें। समय देने के लिए क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे जो है घूमने के लिए जा रही है, लेकिन उससे वो रिलेशनशिप सीमेंट नहीं होता है, राइट। समय देना मतलब स्वयं को समय दे, ओके ताकि हम जो 3 प्रकार की, ये क्यों कहता है 3 प्रकार के लोग होते हैं। जी जी एक होता है इमोशनली सेंसिटिव लोग, सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल आर इमोशनली मैच्योर, राइट और तीसरे कैटेगरी के लोग होते हैं इमोशनली पावरफुल। अक्सर करके देखा गया है, क्योंकि जो लोग अपने इमोशंस पर काम नहीं करते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी वेरी सेंसिटिव, ओके इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर ए मेल और ए फीमेल। राइट राइट तो जब एक दूसरे से विवाह कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो दोनों इमोशनली सेंसिटिव। बिल्कुल तो कभी भी हमने अपने जो इंडेक्स को बढ़ाने के लिए सेंसिटिव से मेच्योरिटी की तरफ हम गए नहीं, जी जी और दोनों लोग इमोशनली सेंसिटिव हैं, फिर कुछ समय के बाद बच्चे भी आ जाते हैं जी और वो दोनों के बीच में एक थर्ड वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर हो जाते हैं, वो भी इमोशनली सेंसिटिव। दुख देना, दुख लेना, गुस्से से बात करना, राइट, इरिटेट होना, जी तो ये कब तक व्यक्ति सहन करेगा। तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, ओके और उसमें अगर एक भी व्यक्ति इमोशनली मैच्योर हुआ, जी जी दूसरा अगर सेंसिटिव है भी, जी तो भी वो गाड़ी चल सकती है, ओके। लेकिन इस पर हम स्वयं के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं। तो किसी एक को ठीक होना ज़रूरी है या एक को अपने इमोशन पे, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर हमने सुना है ऐसा कि अगर हम किसी को सजेस्ट करेंगे कि आप ये बुक पढ़िए, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी है, तो उनको लगता है कि अपने सेकंड पार्टनर को उसको बोलेंगे हाँ। ये पढ़ेंगे या ये देख ली, ये ठीक हो जाएंगे तो सब। बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। आई थिंक एग्जैक्टली, खुद के ऊपर काम करना तो ज़रूरी है। हस्बैंड भी अपने ऊपर काम करे, वाइफ भी अगर अपने ऊपर काम करे तो सोने पे सुहागा। जी 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 और जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो तो फ्रॉम इमोशनली मैच्योरिटी आप इमोशनली पावरफुल होने लगते हो। एग्जैक्टली आप अपने पे संयम रखते हो, आप जो शब्द बोल रहे हैं इसके पीछे का भाव आप है, यू आर मच मोर एम्पैथेटिक। एम्पैथी का मतलब है दूसरों की बातों को समझना। जब हम समझ लेते हैं तो नेचुरली है ना, बहुत इजी रिलेशनशिप हो जाता है। और जब आप इमोशनली एम्पावर्ड हो जाते हो जी जी तो दूसरे व्यक्ति को भी धीरे धीरे अपने संस्कार को सुधारने में आप मददगार बन जाते हो। मददगार बन जाते हैं, बिल्कुल। यस यस। तो ज़्यादातर ये तो एक हम बात करें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की, इसके अलावा भी बहुत से और रिश्ते हैं। चाहे वो हम अगर कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर बात करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बात करें, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हो सकती हैं, या फिर आपके ऑफिस में इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप्स, या फिर एक बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। तो कई बार उसमें फ़र्क क्यों आ जाता है? जैसे कि अगर कोई आपका क्लोज फैमिली मेम्बर है तो उसके लिए एक सोच अलग होगी, या कोई एक आउटसाइडर है कि आपका एम्प्लॉय है तो उसके लिए एक डिफरेंट तरह की सोच होगी। उसके लिए शायद जो फैमिली मेम्बर है उसके लिए हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं। पर वही अगर एम्पैथी की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर वो हमारा ऑफिस या कोई एक आउटसाइडर है कि आपका एम्प्लॉय है तो उसके लिए एक डिफरेंट तरह की सोच होगी, उसके लिए शायद जो फैमिली मेम्बर है उसके लिए हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं। पर वही अगर एम्पैथी की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर वो हमारा ऑफिस कलीग है या हमारा जूनियर है या हमारा बॉस है, उसके लिए वो फीलिंग्स नहीं आ पाती। तो ऐसा क्यों होता है या ऐसा होना चाहिए? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर काम कर रहा है और वो अगर इमोशनली मैच्योर और इमोशनली पावरफुल होता है, वो हर जगह वो रिफ्लेक्ट होगा। ओके अगर एक व्यक्ति ऑफिस में अगर वो बहुत स्टेबल और पीसफुल है, इसका मतलब घर में ही बहुत पीसफुल स्टेबल रहेगा। ओके वी कैन नॉट बिकम अ डुअल पर्सनालिटी। राइट राइट घर में जिस तरह से बिहेव कर रहा है वो ऑफिस में भी मोर लेस रिफ्लेक्शन होता है। 80-20 का तो चलता ही है, जी। मतलब वो बिहेवियर हमको दिखाई देगा कि देगा। हाँ जी अगर ऑफिस में गुस्सा कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम इरिटेटेड मोर इन द फैमिली मेंबर्स इज मच मोर।
ओके ओके तो नेचुरली क्योंकि यहाँ पर ऑफिस है तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल मैनेज करना पड़ता है, तो बस इसमें हम अपने ऊपर अगर हम ध्यान रखें, हाँ ये बात ज़रूर है कि ऑफिस में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ डेकोरम। जैसे मुझे याद आता है एक बार हम एक आर्मी के लिए प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पर एक ब्रिगेडियर ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि मेजर आता है, ब्रिगेडियर को कंप्लेन करता है और वो कहता है कि भाई एक ऐसा जवान है जो मुझे कभी सलूट नहीं करता है, जी एज पर द प्रोटोकॉल इशू सलूट। तो ब्रिगेड ने कहा ठीक है, तो उसने उस जवान को बुलाया और कहा कि मैंने ये मेजर ने कंप्लेन किया कि आप इनको सलूट नहीं करते। तो जवान ने ब्रिगेड को कहा सर मैं जिंदगी भर कभी इस मेजर को सलूट नहीं करता। ब्रिगेड ने कहा आपको पता है आपको सलूट करना चाहिए, नहीं तो आई विश यू मेमो और आपको कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। तब जवान ने कहा सर आप इस नेचर से भी पूछेगा कि जब भी मैं इनको सलूट करता हूँ ये कभी मुझे रेसिप्रोकेट नहीं करते। एंड देन द ब्रिगेडियर टोल्ड मी, जब एक जनरल है ना गार्ड ऑफ ऑनर लेता है, ये सलूट लेता है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड द जनरल ऑल्दो इज द जनरल ही हैज टू एक्नॉलेज द सलूट एंड ही हैज टू रिस्पॉन्ड इट आल्सो। हाँ, इसीलिए जब हम सपोज आप ऑफिस में जा रहे हैं तो वॉचमैन वहाँ पर है, वहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। जब आप अपने कलीग से बात कर रहे हैं देयर इज अ लेवल ऑफ इंट्रैक्शन, जब आप अपने सीनियर से मिलते हैं देयर इज अ लेवल ऑफ इंट्रैक्शन। सब जगह प्रोटोकॉल अलग है, बट योर फ्लो ऑफ एनर्जी वो रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड हर जगह होना जगह, क्योंकि भले वो व्यक्ति वॉचमैन का रोल प्ले कर रहा है लेकिन वो किसी के लिए वो फादर का, बिल्कुल वो किसी के लिए हस्बैंड है, वो किसी का भाई है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो वॉचमैन जो है किसी का बेटा भी है। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिगार्ड जी जब हम दूसरों को करने लगते हैं, बिल्कुल और समीर भाई ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिगार्ड तभी आएगा जब हम अपने आप को रिस्पेक्ट और रिगार्ड करें। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप से हम अगर अपना रिलेशनशिप ठीक रखेंगे खुद से, प्रोटोकॉल होंगे जो सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होंगे उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, पर जो मेरी फ्लो ऑफ एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मुझे याद आता है एक बार मैं एनएसजी कमांडोज के लिए क्लास ले रहा था, जी तो ये एनएसजी कमांडोज जो मुंबई से चल रहा था, तो ये एनएसजी कमांडोज हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हुए सीन हम कभी भूल नहीं सकते। तो मैंने उनको यही कहा रोल कॉन्शियसनेस के साथ साथ आपको रियल कॉन्शियसनेस में आना है। जी तो हमारा जो 3 इमोशन जो हमारा अपना स्वधर्म है, जी पीसफुल, जी। लवफुल एंड पावरफुल। तो मैंने एनएसजी कमांडोज को कहा कि जब आप है ना, जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो एनएसजी कमांडो का जो वो टी शर्ट होता है ना उसको खूंटी पे चढ़ाते हो, एनएसजी कमांडो के रूप में आप फैमिली के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल वहाँ पे अलग रोल प्ले करो, आप कमांडो थोड़ी ना वहाँ पर। तो वहाँ पर यू शुड बी वेरी लवफुल बी। जब आप अपने कलीग्स के साथ हो तो यू आर ए वेरी पीसफुल बी। क्योंकि कभी कभी हमने देखे हैं मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस में देयर आर केसेस ऑफ फैक्ट्रिसाइड, सुसाइड मतलब खुद को मारना, लेकिन अपने ही गट से अपनों को मारना, क्योंकि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ तनाव है, उस इमोशंस को कैरी फॉरवर्ड करके ऑफिस आते हैं। फिर कलीग ने कुछ बोलना ऊपर नीचे हुआ तो इतना गुस्सा आ गया कि फायरिंग हो गया, तो अपनों को मारने लगते हैं। इससे जब आप अपने कलीग्स के साथ हो तो यू आर डूइंग दैट रोल। उस समय इस स्मृति में रहे कि आई एम अ वेरी पीसफुल बीइंग। जी अचानक आपको कॉल आ गया कि इमरजेंसी कॉल है, आपको कहीं जाना है, उस समय आई एम अ वेरी वेरी पावरफुल बीइंग। तो ये जो पीसफुल, लवफुल और पावरफुल है, ये इमोशंस हमारे अंदर हैं। इसको हम जितनी बार यूज करें, सोचने की बात है समीर भाई, आज किसी व्यक्ति को शांत कैसे रहना है वो सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को सिखाया जाता है कि आप गुस्सा करो, गुस्सा ऑटोमेटिकली आता है। गुस्सा ऑटोमेटिकली आया कैसे? बचपन से वो बच्चा चारों तरफ ये गुस्सा दे भी, तो बच्चे देखते हैं और बच्चे करते हैं। टीचर भी जब क्लासरूम में जाती है तो बच्चों को बहुत जोर से चिल्लाकर कहती है कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो बहुत जोर से कीप क्वाइट बोल रही है। एक्चुअली वो टीचर को क्या बोलना चाहिए क्लास में जाकर, माय डियर चिल्ड्रन कैन बी ऑल क्वाइट। तो क्वाइट शब्द तो है लेकिन उसका इमोशंस, उसका ऑरा तो नजर ही नहीं आ रहा। तो बचपन से वो बच्चा गुस्सा देख रहा है तो वो गुस्से के इमोशंस उसमें डाउनलोड हो गए। शांति, प्रेम, खुशी, अगर कुछ सिचुएशन हो गया तो स्ट्रेस में सभी आते हुए देख रहे हैं। जी जी लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर माता पिता
वो शक्ति स्वरूप उसको दिखाई दे, तो फिर वो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। जब वो कॉर्पोरेट में आ जाता है, अपने पर्सनल लाइफ में आता है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन वो व्यक्तित्व में नजर आता है। एग्जैक्टली। तो ये तो डेफिनेटली हम लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, बट फिर भी अगर हम देखें, क्योंकि सुबह से शाम तक बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं हमारे सामने, अगर कन्फ्लिक्ट हो भी जाता है तो अक्सर जैसा आपने बताया कि रिलेशनशिप में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, बट फिर भी जब कन्फ्लिक्ट होते हैं तो दोनों तरफ लगता है, चाहे बॉस या एम्प्लॉय हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या किसी भी तरह का कोई भी रिलेशनशिप हो, कि हम क्यों मतलब नीचे झुकें अपना। अगर हम मिस्टेक को, मतलब हमें लगता भी है इंटरनली भी कि हमारी गलती भी है, तो भी कोई उसको मानना या एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, कि या तो आप उसको ईगो कह लीजिए, या मेजर तो आई थिंक ये ईगो क्लैशेस ही होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं, मेरी ईगो अगर मतलब मैं झुक गया तो मेरी सेल्फ एस्टीम पे बात आ जाएगी। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है, तो कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें हमारा रोल क्या हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि नहीं, हमारी मिस्टेक नहीं है, तो भी एज अ मैच्योर पर्सन हमें उस रिश्ते को ठीक तरीके से चलाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, जब ऑफिस की बात है तो वहाँ थोड़े प्रोटोकॉल्स होते हैं जी, जैसे एक सीनियर होता है और जूनियर होता है। तो अक्सर करके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुआ है, वो जूनियर और सीनियर को जाकर बता सकता है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी बता भी नहीं पाता जी वो अपने अंदर वो दर्द की फीलिंग को लेकर चलता है। बिल्कुल। सो वन ऑफ द मेथड विच आई सजेस्ट इज कि आप जब अकेले में हो जी तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑफिस ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, या आपकी फैमिली ग्रुप होती है, या आपका फ्रेंड्स ग्रुप होता है, तो उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज डालते हो। बिल्कुल। जैसे ही मैसेज डालते हो तो एक सेकेंड में वो सारे ग्रुप तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। अगर आपने किसी व्यक्ति को पर्सनली भेजा है तो फिर वो डबल क्लिक होता है। Exactly. फिर आप देखते रहते हो कि जब वो ब्लू टिक हुआ है, तो जब वो ब्लू टिक हुआ है तो यू आर कंफर्म कि द मैसेज इज रीच्ड। बट सोचने की बात ये है कि वो आपने मैसेज टाइप करने के पहले आपने वो संकल्प किया। You have created a thought first, and then you have written a message. Correct? Exactly. तो कभी कभी ये रिलेशनशिप में जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है तो डायरेक्टली बात शायद नहीं कर सकते, शायद आपको थोड़ा बोलने में हिचक होगा, शायद वहाँ का एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो कुछ समय तक व्हाट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इज कि आप सुबह उठकर मन से अच्छे संकल्प दीजिएगा, उस व्यक्ति की कुछ नई विशेषताएं बताइएगा, महसूस करिएगा। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, बहुत वर्ष पहले जब मैं इंडस्ट्री में था तो एक दिन शाम हो गया था, मुझे जाने का टाइम हुआ। जैसे ही मैं जाने लगा तो अचानक उस प्यून ने आकर कहा कि द एमडी वुड लाइक टू मीट। तो मुझे बहुत इरिटेशन हुआ, लास्ट मिनट में बुला रहा है, एक दो घंटा मीटिंग चलेगा, ये चलेगा, थॉट चलने लॉट ऑफ इरिटेशन। आई वेंट टू द कैबिन, तो वहाँ मीटिंग चली रहा था और वो कुछ एक फाइल को लेकर ही रियली शाउटेड मी लाइक एनीथिंग। तो मैं को समझाने की कोशिश किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। तो मैं फिर शांत रहा, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश किया लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर वापस आ गया। ओके, दूसरा दिन तो मैं पूरा दिन मैंने बस उसको बहुत प्यार से बस मन ही मन कहा, सर प्लीज़ इफ़ यू वुड हैव गिवन मी सम टाइम, मैं आपको एक्सप्लेन करता था, लेकिन मेरे हाथ में कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ है ना, इफ़ आई गेट अ टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू। ठीक है। अच्छा, दूसरे दिन उसी टाइम पर फिर से शाम को फ़ोन आया, मतलब वो प्यून ने आकर बुलाया। अब इस बार मैं बहुत शांत होकर उस एमडी को देखा और कहा, आफ्टर ऑल इज ए ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो कंपनी को चला रहे, विच इज गिविंग मी ब्रेड एंड बटर, ही इज अ नाइस पर्सन। बहुत अच्छी विशेषताओं को मैंने देखा जी। और फिर जैसे ही कैबिन में तो अकेले थे, प्लस स्वामीनाथन कैबिन से जाओ। फिर उन्हें क्या पता है, मैं अमेरिका गया था, तो करीब 6 महीने पहले अमेरिका गए थे। फिर आज मुझे लगा कि मैंने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, प्लीज टेक दिस गिफ्ट। मतलब कल की बात पूरी बंद हो गई और एक नया तू, मतलब कल की बात पूरी बंद हो गई और एक नया तू। पहली बार जब मैंने इस प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद मैं हमेशा इसको एक्सपीरियंस करता रहा हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने सभी दर्शकों को चाहूंगा कि इस प्रकार का कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, बिल्कुल। और इसमें जैसा आपने अभी बताया था कि जो कम्युनिकेशन वाला हमारा रिस्पॉन्स टाइम है, करेक्ट। कई बार कुछ भी रिएक्ट करते हुए शायद हमें वो साइकोलॉजिकल, कई बार डिस्टेंसिंग थोड़े टाइम के लिए करनी भी ज़रूरी होती है, correct। हमें उसमें इंटेंगल्ड बहुत ज़्यादा नहीं होना। और जैसा डॉक्टर स्वामीनाथन भाई साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे से रिश्ता
अगर हमारे से रिश्ता ठीक होगा, हम खुद के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, तो मुझे लगता है इमोशनली हम किसी भी तरह के रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रिश्ता हो, तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर काम करना है और थोड़ा-सा उसको समय देना है। कई बार थोड़ा-सा हमें साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी करना ज़रूरी होता है, पर उस रिश्ते के अंदर कई बार हो सकता है हमारी ईगो सैटिस्फाई ना हुई हो, पर अगर हमारी ईगो सैटिस्फाई हो गई, तो शायद वो रिश्ता हार जाएगा। तो रिश्तों में आई थिंक हार्मनी बनाने के लिए कई बार हमें हार भी माननी पड़ती है। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहा था ये रिलेशनशिप के ऊपर, और डॉक्टर स्वामीनाथन भाई साहब ने बहुत सुंदर टिप्स दिए। आशा करते हैं आप इन टिप्स को प्रैक्टिकली लाइफ में अपनी इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको इससे काफ़ी अधिक फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।